स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कौन से फाइलम्स की स्टडी की? मोलस्का। क्लियर। तो हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 9 फाइलम पढ़ चुके हैं। आज हमारा 10वां फाइलम है। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा नेक्स्ट हमारा फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। अगला हमारा फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। यही हमारा एनिमल किंगडम का लास्ट फाइलम है। एक दो फाइलम्स और भी हैं जैसे टीनोफोरा, हेमिकॉर्डेटा, ये सब भी फाइलम्स हमारे हैं, लेकिन इसके बाद हम लोग एक दो फाइलम और वो एक ही दिन में वाइंड अप कर देंगे। इकाइनोडर्मेटा। अच्छा, आपने तारामीन का नाम सुना होगा, स्टार फिश। तो जो स्टार फिश होती है वो इसी संघ से बिलोंग करती है, इसी फाइलम में आती है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कभी कभी एग्जाम्पल पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्टार फिश जो तारामीन है वो किस संघ से मिलता है, किस संघ का जीव है, या बहुत सारे। जैसे इसके अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसमें तो एक तो हमारा स्टार फिश होती है। स्टार फिश तारामीन, तारा मछली कहते हैं। अगला एग्जाम्पल की हम बात करें तो आई थिंक आपने सुना होगा, सी आर्चिन का नाम सुना है? चलिए अभी हम बता दे रहे हैं। सी आर्चिन, सी आर्चिन। क्लियर। अगला एग्जाम्पल हमारा है सी कुकम्बर। सी कुकम्बर, सी कुकम्बर। अगला एग्जाम्पल हमारा है एंटीडॉन। एंटीडॉन। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ये सब जो हमारे संघ इकाइनोडर्मेटा के उदाहरण हैं। स्टार फिश, सी आर्चिन, सी कुकम्बर। इसको सी कुकम्बर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देखने पर कुकम्बर के शेप का होता है। कुकम्बर जानते हैं ना, कद्दू। हाँ, खीरा, खीरा, हाँ, खीरे के शेप में होता है, तो इसको हम इसीलिए सी कुकम्बर कहते हैं। लेकिन इसका जो नाम है कुकामैरिस नाम है इसका, इसी को हम सी कुकम्बर कहते हैं। खीरे के समान होता है। और एंटीडॉन का नाम जानते हैं? एंटीडॉन को क्या कहते हैं? अच्छा, सी आर्चिन समुद्री जीव, ये भी है एक तरीके से जो संघ इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है, इकाइनोडर्मेटा में आता है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने देखा कि इस संघ को किस वैज्ञानिकों ने दिया। बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम बताए कि किस संघ को किसने दिया। इस संघ को सर्वप्रथम वैज्ञानिक जैकब ने दिया। जैकब, एक साइंटिस्ट का नाम है जैकब। जैकब क्लिनिक उनका पूरा नाम है, जैकब क्लिनिक। तो जैकब नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम संघ इकाइनोडर्मेटा को स्थापित किया। संघ इकाइनोडर्मेटा को। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अच्छा, कुछ विशेषताएं बताइए स्टारफिश की। क्या तारामीन एक्चुअल में एक मछली है? नहीं है। क्या है फिर? ये मछली नहीं है, ये एक अलग प्रकार की जीव है, लेकिन इसके सामने स्टारफिश लगा हुआ है, इसलिए तारामीन नहीं है। कुछ इसकी और विशेषताएं बताइए। इनका शरीर कितने स्तरीय होता है? बहुत सारी इनकी विशेषताएं हैं। जैसे एक तो विशेषताएं हैं, इनका शरीर त्रिस्तरीय होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक्स। जितने भी इकाइनोडर्मेटा के जीव होंगे उन सभी का शरीर जो होगा त्रिस्तरीय होगा। अगली चीज़ है समिति। समिति कैसी होगी? द्विस्तरीय होगी, अरीय होगी या असमिति होगी। तो इसकी विशेषता ये होती है कि इस संघ के अधिकतर जो जीव होते हैं वो अरीय समिति के होते हैं, रेडियल होते हैं। याद रखिएगा, ये रेडियल सिमेट्री के होते हैं, अरीय होते हैं, रेडियल सिमेट्री के होते हैं। क्लियर? सीजन चल रहा है वो आ जाता है इस तरीके से, रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, और बताइए इसकी कुछ विशेषताएं। ये एक लिंगी होते हैं कि द्विलिंगी होते हैं? ये अधिकतर एक लिंगी होते हैं। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं। क्लियर? अच्छा, और बताइए इनमें निषेचन किस प्रकार का होता है? निषेचन क्रिया, क्योंकि हम जानते हैं कि निषेचन 2 प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और अंतःनिषेचन। अच्छा, फ्रॉग, मेढक में किस प्रकार का निषेचन होगा? बाह्य निषेचन होगा। लेकिन इसमें हमेशा आंतरिक निषेचन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन होगा। क्लियर हो गया? तो इसमें आंतरिक निषेचन होगा। इनका बॉडी डेवलपमेंट, शरीर का विकास कैसा होगा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट?
इसमें इनडायरेक्ट बॉडी डेवलपमेंट होती है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगली इसकी प्रॉपर्टी है, अगली इसकी विशेषताएं हैं कि इसमें इनडायरेक्ट बॉडी डेवलपमेंट होगा। इनडायरेक्ट तो समझ ही रहे हैं क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये सारी विशेषताएं हैं संघ इकाइनोडर्मेटा में, संघ इकाइनोडर्मेटा में। अच्छा, संघ स्टारफिश तारामीन आपने देखा होगा, स्टार लाइक स्ट्रक्चर उसका होता है। अच्छा, उसके शरीर पर आप देखेंगे तो उसके शरीर पे स्पाइक्स, कांटे की तरह संरचना लगी हुई होती है। अगर आप उसको पकड़ेंगे या वाटर में होता है, ये अधिकतर समुद्रों में पाए जाते हैं। ये सभी समुद्री जीव हैं, नदी पोखरे तालाबों में नहीं पाए जाएंगे। ये सभी समुद्री जीव हैं और जो इस पर स्पाइक्स, कांटे लगे हुए होते हैं, उससे क्या करता है कि अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा करता है। क्लियर? वो स्पाइक्स उसको पेनिट्रेट कर देता है और वो शत्रु उसका वहाँ से भाग जाता है। तो इनमें अलग अलग विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं। जैसे सी कुकम्बर है, समुद्री खीरा किसे कहते हैं, कुकमेरिस को ही कहते हैं समुद्री खीरा। इसका ये जो शेप होता है, जो खीरे के समान होता है, उससे भी इसके शत्रु जो होते हैं इसको पहचानने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि ये कोई जीव है या कोई पत्थर है या क्या है, ऐसा उनको फील होता है। और अपने शेप के बेस पर भी ये अपने शत्रुओं से बच निकलता है। क्लियर? अच्छा, ये जो हमारा एंटीडॉन है, इस एंटीडॉन का एक नाम और है। इस एंटीडॉन को हम कहते हैं सी लिली। लिली का नाम सुना है? सी लिली, बताइए क्या है सी लिली? हाँ, कौन सी पौधा है? फ्लावर का एक पौधा। उस पौधे का क्या नाम है? कुमुदिनी। कुमुदनी का पौधा होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया, समुद्री कुमुदनी का फूल या समुद्री कुमुदनी का पौधा किस जीव को कहा जाता है? तो एंटीडॉन को कहा जाता है। सी लिली, लिली का मतलब कुमुदनी। क्लियर? तो समुद्रों में होता है और इसका शेप इसी कुमुदनी फ्लावर की तरह, प्लांट की तरह होता है। जैसे कुमुदनी का फूल होता है, उसी तरीके से एंटीडॉन का शेप होता है, इसीलिए इसको हम सी लिली भी कहते हैं। तो इनके अदर्स नेम पे, दूसरे नेम पे भी क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं बहुत बार, कि इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो ये सारी विशेषताएं हो गई हमारी फाइलम इकाइनोडर्मेटा की। कितनी विशेषताएं होती हैं? त्रिस्तरीय होती है, अरीय समिति होती है, एक लिंगी होते हैं, आंतरिक निषेचन होता है और इनडायरेक्ट बॉडी डेवलपमेंट होता है। इनका शरीर का जो विकास होता है इनडायरेक्ट वे में होता है। मतलब इनडायरेक्ट का मतलब कि ये एग होगा, एग के बाद लार्वा बनेगा, लार्वा के बाद एडल्ट बन जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट बॉडी डेवलपमेंट होता है। अगली विशेषता ये है कि इनके शरीर में अंतः कंकाल, क्योंकि कंकाल भी दो प्रकार का होता है, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। इनके शरीर में बाह्य कंकाल नहीं होता है, इनके शरीर में अंतः कंकाल होता है, इंडोस्केलेटन होता है, इंडोस्केलेटन होता है, अंतः कंकाल इनके शरीर में पाया जाता है। और ये जो अंतः कंकाल होता है ये कैलकेरियस होता है। कैलकेरियस का मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये कैलकेरियस होता है। कैलकेरियस का मतलब होता है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का ये फॉर्मूला है, सूत्र है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो कभी कभी इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो इकाइनोडर्मेटा है उसमें किस प्रकार का कंकाल पाया जाता है, अंतः कंकाल, बाह्य कंकाल, ये बहुत सारे एग्जाम्पल दे देगा। तो अंतः कंकाल होगा और वो कैलकेरियस होगा। कभी कभी तो विकल्प में कैल्शियम कार्बोनेट लिख देता है कि इनका अंतः कंकाल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, कभी कभी कैलकेरियस दे देता है। तो याद रखिएगा, जहाँ भी कैलकेरियस शब्द आएगा तो समझ जाइएगा वो कैल्शियम कार्बोनेट की ही बात कर रहा है। क्लियर? अच्छा, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर, और इस संघ को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया? जैकॉब ने इस संघ को सर्वप्रथम दिया। अमीबा संघ को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था? क्या बताए थे? अमीबा, पुसेल वॉन रोजेनहॉफ, बताए थे ना, पुसेल वॉन रोजेनहॉफ सर्वप्रथम अमीबा संघ के बारे में बताया था। क्लियर? तो हम लोगों ने फाइलम इकाइनोडर्मेटा का अध्ययन कर लिया है। क्लियर? आज एक हम लोग स्पेसिफिक टॉपिक की स्टडी और करेंगे कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं तो सबसे बड़ा संघ कौन सा है। बता चुके हैं हम आपको, जितने भी हमने संघ का स्केच बनवाया है यहाँ पे, उसमें बताए थे कि लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है, क्योंकि कीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है, लगभग 19 से 20 लाख है। कई किताबों में 10 लाख 15 लाख दिया हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 19 से 20 लाख कीटों की प्रजातियाँ हैं और अभी पता नहीं कितनी प्रजातियों की खोज नहीं हुई है। तो सबसे बड़ा हमारा संघ है आर्थ्रोपोडा। तीसरा संघ भी बता चुके हैं कि तीसरा सबसे बड़ा संघ क्या है? प्रोटोजोआ।
तीसरा सबसे बड़ा संघ है प्रोटोजोआ। अब दूसरा सबसे बड़ा संघ क्या है? मोलस्का, जो अभी हम पढ़ चुके हैं, पाइला घोंघा के बारे में, सीपी के बारे में, यूनियो के बारे में। क्लियर? तो तीसरा सबसे बड़ा हमारा संघ है मोलस्का संघ है। अच्छा, मोलस्का संघ के उस जीव का नाम बताइए जिसमें इंक ग्लैंड, स्याह ग्रंथि पाई जाती है। मोलस्का के, कल बताए थे हम आपको, मोलस्का के उस जीव का नाम बताइए जिसमें स्याह ग्रंथि, इंक ग्लैंड पाया जाता है। वो सीपी है, सीपिया, सीपिया है, उसमें इंक ग्लैंड होती है। अच्छा बताइए, ये स्याह ग्रंथि करती क्या है? हाँ, यानी ये जो स्याह ग्रंथि होती है, इसके शरीर से एक ऐसा पदार्थ गिरता है, नीले कलर का पदार्थ गिरता है, और वो नीले कलर का पदार्थ पानी को काला कर देता है। तो जब उस एरिया के पानी काला हो जाएंगे तो इसके जो शत्रु होते हैं उसी में खोजने लगते हैं इसको, ये कहाँ गया, और उनको अंधेरे में डाल के भाग जाता है। तो यानी स्याह ग्रंथि से अपने शत्रुओं की रक्षा इस प्रकार से ये करता है। क्लियर? अब हम अगली टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ लिए हैं अब हम लोग इसी में चलते ही कीटों के बारे में ही पढ़ लें कि कीटों का आर्थिक महत्व क्या है, कीटों की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंसी क्या है। क्लियर? तो हम ये जानते हैं कि सबसे बड़ा संघ है, सबसे ज़्यादा कीट हैं। तो कीट दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो लाभदायक कीट होंगे और दूसरे हार्मफुल कीट होंगे। तो अगली जो हमारी टॉपिक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट, कीटों का आर्थिक महत्व। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कीटों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंसी ऑफ इंसेक्ट्स, कीटों का आर्थिक महत्व। तो कीटों के आर्थिक महत्व की अगर हम बात करें तो कीट मुख्यतः दो प्रकार से हमारे लिए आर्थिक महत्व की तरीके से होते हैं। एक तो बहुत से ऐसे कीट हैं जो लाभदायक हैं हमारे लिए, और बहुत से ऐसे भी कीट हैं जो हानिकारक हैं। तो कीटों के आर्थिक महत्व के आधार पर कीटों को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया गया है, लाभदायक कीट और हानिकारक कीट। यानी बेनिफिशियल मतलब लाभदायक इंसेक्ट, लाभदायक कीट, और हार्मफुल मतलब नुकसानदेह इंसेक्ट्स। तो इस आधार पर जो कीट होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, लाभदायक कीट और हानिकारक कीट। क्लियर? अच्छा, कुछ कीटों के नाम बताइए जो हमारे लिए हानिकारक हैं। बता दीजिए कुछ कीटों के नाम, कोई आइडिया है? अरे बहुत सारे कीट्स हैं। कीट जितने भी आर्थ्रोपोडा हमने पढ़ा है, चाहे वो काकरोच हो, तिलचट्टा हो, घरेलू मक्खी हो, हाँ, जोंक को हमने आर्थ्रोपोडा में पढ़ा है। आर्थ्रोपोडा में हमने कहाँ पढ़ा है जोंक को? हम कीट की बात कर रहे हैं। हाँ, हम कीटों की बात कर रहे हैं। चाहे वो हनी बी हो, मधुमक्खी हो, तितली हो, ऐसे बहुत सारे कीट्स इसमें आते हैं। दीमक है, खटमल है, ये सब कीटे तो हैं। बहुत सारे, गोबड़ौला एक आता है। अभी ठंडक में आप देखोगी कि एक ऐसा कीट है कि जो है घर में घुस जाता है तो बदबू टाइप का आता है ना, स्मेल आती है, और अगर हमारे स्किन पे कहीं आ गया तो वहाँ पे एक केमिकल छोड़ता है, वहाँ पे चकत्ते पड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है। ऐसे बहुत सारे कीट हैं जो दुर्गंध पैदा करते हैं। अगर घर में आ गए तो ऐसा लगेगा कि क्या है, क्या महक रहा है, बट वो कीट ही होता है। तो कीट बहुत हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कि हानिकारक कीट कैसे हैं, तो हानिकारक कीट मनुष्यों के आर्थिक स्थिति को तीन प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तीन प्रकार से। एक तो प्रकार ये है कि बहुत से ऐसे कीट हैं जो फसलों को अथवा अन्य चीज़ों को कुतरते हैं, चबा जाते हैं। ठीक है? तो उसको हम कहते हैं च्यूइंग प्लांट इंसेक्ट। ये बेनिफिशियल वाले में लिख रहे हैं, तो ये हम आ जाते हैं यहाँ पे हार्मफुल वाले में। उसको हम कहते हैं च्यूइंग प्लांट इंसेक्ट्स। क्लियर हो गया?
यानी अगर हम हानिकारक कीटों की बात करें तो इसमें से पहला हानिकारक हमारा कीट है कि बहुत सारे ऐसे पौधों के कीट होते हैं जो पौधों को च्यूइंग चबा करके उसको ख़त्म कर देते हैं। अब इस पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से च्यूइंग इंसेक्ट्स हैं। दूसरा ये है कि बहुत सारे ऐसे कीट हैं जो बहुत सारे पौधों के रस को चूस लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं शकिंग प्लांट इंसेक्ट्स, दूसरे प्रकार से हैं। तीसरे प्रकार के जो होते हैं वो बहुत से पौधों को आप देखती हैं छेद कर देते हैं, खोखला कर देते हैं पौधों में अगर जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं बोरर प्लांट इंसेक्ट्स, कीट। तो कीट मुख्य रूप से हमारे दैनिक जीवन में 3 प्रकार से हानियां पहुंचाते हैं। एक तो हमारा है चबा करके कुतर करके ख़त्म कर देना पौधों को, दूसरा हमारा है पौधों के रस को चूस लेना, तीसरा है पौधों को खोखला कर देना। क्लियर। अब बात हम च्यूइंग की कर लेते हैं। तो जब बात च्यूइंग की आती है तो इसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है लोकस्ट, लोकस्ट जिसको हम टिड्डी दल या टिड्डा कहते हैं, टिड्डा दल। अब अगर टिड्डों का एक दल कहीं निकल चुका है तो समझ लीजिए किसान परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो जिस फील्ड पे जाएंगे उस फील्ड को एकदम ख़त्म कर देंगे, उसको चबाते हुए निकल जाएंगे। ये च्यूइंग है, ये चबाने वाला है, ये शक नहीं करता, रस को नहीं चूसता है, ना तो पौधों को खोखला करता है। ये चबाने वाला कीट है जो पौधों को चबा जाएगा, पौधों के जो उसमें बीज होंगे उसको चबा जाएगा ये। और इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल लोकस्ट टिड्डी दल का होता है। टिड्डी जो दल होती है उसके एक दल में, दल का मतलब झुंड, उसके एक झुंड में लगभग 1 करोड़ टिड्डियाँ होती हैं। और 1 करोड़ टिड्डी अगर किसी एरिया में चली जाएं तो उसके फसल को वो चबा करके ख़त्म कर देती हैं। तो 3 प्रकार से तो लोकस्ट हो गया। दूसरा हमारा है शकिंग प्लांट इंसेक्ट्स। बहुत सारे कीट ऐसे हैं जो पौधों के रस को चूस लेते हैं और ख़त्म कर लेते हैं। जैसे इसकी अगर हम बात करें, दूसरे वाले की बात अगर हम करें तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है पायरीला। पायरीला ये कीड़े का नाम है, पायरीला। पायरीला एक ऐसा कीट है जो गन्ने के रस को चूस लेता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सुगर केन सकिंग इंसेक्ट्स। सुगर केन गन्ने को चूसने वाला कीट, तो गन्ने को चूसने वाला कीट है पायरीला। तो पायरीला क्या करता है कि गन्ने के रस को चूस करके उसको हानि पहुंचा देता है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं जो पौधों में खोखला कर देते हैं। बताइए, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, पौधों को खोखला। चूहा, चूहा कीट नहीं है, चूहा तो कीट में नहीं आएगा ना। अरे चींटी, दीमक, बहुत सही इन्होंने कहा, दीमक। तो अगर देखा जाए खोखला कर देना, पेड़ में देखती नहीं खोखला कर देता है, तो पौधों को खोखला करने वाला कीट है दीमक। और दीमक की बहुत सारी प्रजातियां हैं जो पौधों को खोखला कर देती हैं। तो इसका अच्छा एग्जाम्पल है दीमक। तो जितने भी आर्थिक हिसाब से हमको नुकसान पहुंचाते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के जो है हमारे कीट हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार से हमको नुकसान पहुंचाते हैं। क्लियर हो गया चीज़? 3 प्रकार से हमें ये नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, और कुछ कीट बताइए, कीटों के नाम बताइए जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे लिए हानिकारक हैं। इसके अतिरिक्त ये 3 मोड है, 3 मेथड है कि 3 मेथड से 3 विधि से कीड़े हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये 3 मेथड यहाँ पे लिख दिया गया। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, बहुत सारे होंगे। और कुछ कीट के नाम बताइए जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। मच्छर नुकसानदेह है, नहीं इस 3 के पर्पज से, हाँ इस 3 के पर्पज से। प्लांट के बेस पे बताएंगे, पौधों के बेस पे जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। चींटी, नहीं चींटी तो रस नहीं चूस सकते हैं, चींटी जहाँ मिठास होता है वहाँ आ जाती है। गन्ने को चीड़ करके रस नहीं निकालेगी ना वो चींटी। अब गन्ने का रस कहीं होगा तो चींटी वहाँ इकट्ठा हो जाएगी। सकिंग का मतलब जो गन्ना है खड़ा है उसके रस को खुद निकाल लेना। तो कहते नहीं कि गन्ना किया गया है, बोला जाता है ऐसा, और लाल लाल स्पॉट पड़ जाते हैं ऐसे, यही पायरीला है, यही कर देता है, लाल लाल स्पॉट बना देता है गन्ने। मधुमक्खी, ये मधुमक्खी हानिकारक तो है नहीं ना हमारे लिए, कि है हानिकारक? मधुमक्खी से तो हमें शहद मिलता है ना, तो लाभदायक कीट। कहाँ बताइए कैसे?
हाँ वेरी गुड, बहुत ही इन्होंने कहा कि पॉलन ग्रेन यानी जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं अगर देखा जाए, क्योंकि पौधों के रस को चूज करके शहद बना लेती हैं जिससे उनको परागण की क्रिया होनी रहती है। क्लियर, इन्होंने सही कहा। अगला अगर हम देखें तो कुछ लाभदायक कीटों के नाम बताइए। तो लाभदायक कीटों में हम बताइए, अभी हमने पता मधुमक्खी हनी बी, और बताइए मधुमक्खी हनी बी, और हाँ लाभदायक कीट हो, लाख का कीट है ना, लैक इंसेक्ट्स, जैसे गोंद दूध प्राप्त करते हैं तो लैक इंसेक्ट्स हो गया। और बताइए लाभदायक कीट के नाम बताना है। खटमल किस में आएगा, हानिकारक में आएगा कि लाभदायक में आएगा? हानिकारक है, खटमल तो हानिकारक है। ठीक, खटमल की भी जीवन चक्र होता है। क्लियर, और बहुत सारे। अच्छा, कीटों की जब हम बात करते हैं तो इसी में हम कीटों में सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीव, वो भी उसका भी अध्ययन हम यहीं पे कीटों के माध्यम से कर लेते हैं, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन। तो कुछ सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जो हमारे लिए फायदेमंद हों। बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव, केचुआ तो सूक्ष्म जीव नहीं है ना, ठीक है। हाँ, इसमें केचुआ आ जाएगा। इन्होंने कहा कि कीट में अगर देखा जाएगा तो इसमें केचुआ तो आ जाएगा, लेकिन केचुआ कीट है? केचुआ का तो अध्ययन हम एनिलिडा संघ में करते हैं ना, आर्थ्रोपोडा में नहीं करते हैं। बात यहाँ सिर्फ आर्थ्रोपोडा की हमको करनी है, एनिलिडा की नहीं करनी है। इन्होंने अभी एक एग्जाम्पल बताया, क्या बताया आपने? लाभदायक में हनी भी बताया, लैक बताया, और कुछ सूक्ष्म जीव के बारे में बताया, बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु। क्लियर, ये हमारे लिए, विषाणु हमारे लिए लाभदायक है। वायरस तो हमें किसी भी तरीके से लाभ नहीं पहुंचा सकता है, नुकसान ही पहुंचाएगा, लेकिन बैक्टीरिया कर सकता है। बैक्टीरिया की कुछ प्रजातियां हमारे लिए हानिकारक भी हैं और बहुत सी प्रजातियां हमारे लिए लाभदायक भी हैं। जैसे दूध से दही बनाने में किस बैक्टीरिया का महत्वपूर्ण भूमिका होता है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो अगर बात करें तो लैक्टोबैसिलस जो हमारा होता है वो भी एक महत्वपूर्ण, लैक्टोबैसिलस। क्लियर हो गया? तो अभी हम इस पर डिटेल स्टडी करेंगे कि जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं और किस किस प्रकार से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं हनी बी के बारे में, इसके जीवन चक्र के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। इसके जीवन चक्र से भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, रेशम के कीट का अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं? रेशम कीट विज्ञान करते हैं। रेशम के कीटों का अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं? तो उस विज्ञान को हम कहते हैं सेरीकल्चर, जिसमें रेशम के कीटों का अध्ययन करते हैं। तो रेशम भी तो एक कीट है, और रेशम का जो कीट है वो हमारे लिए फायदेमंद है, यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि रेशम के कीट से जो रेशम के धागे बनाए जाते हैं सबसे प्रथम किस कंट्री में बनाए गए? आज भी वो देश, वेरी गुड आंसर, आज भी वो देश दुनिया का नंबर 1 है। और दूसरे पे देश कौन है? इंडिया, भारत। रेशम उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे चीन है, दूसरे पे भारत है। याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। तो इसका अध्ययन हम सेरीकल्चर में करते हैं। यहाँ पे इसके जीवन चक्र से कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए हनी बी के जीवन चक्र को हम देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एक लाभदायक कीट ही है। आपने पढ़ा हुआ है चाइना के बारे में? हाँ, तो आइए देख लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। मधुमक्खी का जीवन चक्र। अच्छा बताइए, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम भी जान लेते हैं यहीं पे, कई बार पूछा जाता है मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो मधुमक्खी तो अपने आप में एक वंश है, इसकी कई प्रजातियां हैं। हाँ, तो जैसे मधुमक्खी का इसका जो वंश होता है उसको कहते हैं एपिस, एक को कहते हैं एपिस इंडिका। एपिस इंडिका जो हमारे यहाँ मधुमक्खी है, एपिस डॉर्सिटा, एपिस डॉर्सेटा। अगला है इसकी प्रजाति एपिस फ्लोरी। ये 3 प्रजातियां हमने मधुमक्खी की लिख दी है,
ठीक है, ये सब वंशेज हैं और इसकी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं। एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सेटा, एपिस फ्लोरी मधुमक्खियां हैं सब। अच्छा बताइए, इसमें उस मधुमक्खी, वो कौन सी मधुमक्खी है जिसको जंगली मधुमक्खी कहा जाता है? कौन सी प्रजाति है? एपिस डॉर्सेटा। एपिस डॉर्सेटा जो है ये जंगली मधुमक्खी है। ठीक, अब बताइए मधुमक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? एपिस इंडिका। मधुमक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? एपिस इंडिका। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है, लेकिन इसकी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं। ये वो एपिस डॉर्सेटा है, इसको जंगली मधुमक्खी कहते हैं, जो बड़ी वाली होती है ना, क्या कहते हैं उसको? सरंगा। गांव में सरंगा बोलते, कहते सरंगा मार दिया है। तो सरंगा देखोगे कि कॉमन एक तो छोटी छोटी मधुमक्खी होगी, तो यही है एपिस इंडिका, छोटी वाली जो मधुमक्खी होगी, और जो सरंगा होगी बड़ी वाली होगी वही है एपिस डॉर्सेटा। वही सरंगे को हम कहते हैं जंगली मधुमक्खी ने हमला कर दिया है। अच्छा बताओ, छोटी मधुमक्खी भी एक आदमी पे हमला कर दे और सरंगा भी हमला कर दे, घातक कौन होगा? सरंगा। बड़ा वाला जंगली मक्खी हो जाता है, घातक हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो पॉइजनस होता है, क्योंकि मधुमक्खी पॉइजनस होती ही है। ठीक, अगर बहुत ज़्यादा इन्होंने अटैक कर दिया है आपके शरीर पे तो मे भी चांसेस हैं मरने के। बहुत ज़्यादा हमारे भाई, अगर एक मधुमक्खी दो मधुमक्खी काटी तो ठीक है। एक तो इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि हमारी सारी बॉडी स्वेल करने लगती है बॉडी पे, क्योंकि इनकी पॉइजन से हो जाती है। अगर इन्होंने अपने पॉइजन को ज़्यादा हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया है तो मे भी मौत हो सकती है, मर भी सकते हैं, बट ये रेयर केसेस हैं, बहुत कम होते हैं। क्लियर? लेकिन हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा, हो सकता है। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि मधुमक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है। यहाँ हम मधुमक्खी के जीवन चक्र की बात कर रहे हैं, लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। तो मधुमक्खी का आपने छत्ता देखा होगा, हनी हाइव देखा होगा, मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां रहती हैं। मधुमक्खी के छत्ते में एक मधुमक्खी को हम कहते हैं क्वीन, रानी मधुमक्खी। दूसरी मधुमक्खी को हम कहते हैं ड्रोन, इसको हम कहते हैं मेल, ये नर मधुमक्खी होता है। और दूसरे को हम कहते हैं वर्कर्स, काम करने वाले, वर्कर, सहयोगी। तो मधुमक्खियों के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं, रानी, ड्रोन को हम नर मधुमक्खी कहते हैं, और वर्कर, सहयोगी। तो बताइए मधुमक्खी के छत्ते में कितनी रानी मक्खियां होती हैं? ये प्रश्न पूछा गया है। एक मधुमक्खी के छत्ते में कितनी रानी मक्खियां होंगी? एक होगी, याद रखिएगा। ये जो इतना बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसमें सिर्फ सिंगल मधुमक्खी होगी, रानी। क्लियर? ओके। बाकी जो होते हैं वो सहयोगी होते हैं, हेल्पर होते हैं। क्लियर? और एक नर होगा। अच्छा, अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि मधुमक्खियों में जनन क्रिया कैसे होती है? मधुमक्खियों में जनन क्रिया कैसे होती है? क्योंकि ये जो नर मधुमक्खी है ये एक बार में लगभग 60 से 70 हज़ार अंडे दे सकती है। ये सब अंडे देने वाले हैं। अपने छत्ते में लगभग 60 से 70 हज़ार अंडे दे सकती हैं। मान लीजिए 10-15 हज़ार अंडे डिस्ट्रॉय हो गए, ख़त्म हो गए, फिर भी बहुत सारी मधुमक्खियाँ पैदा हो जाएंगी इससे। ठीक, नर भी एक है होगा जिसको हम ड्रोन कहते हैं, बाकी वर्कर्स होंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे प्रजनन की, रिप्रोडक्शन की। मधुमक्खियों में प्रजनन क्रिया कैसे होती है, रिप्रोडक्शन, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मधुमक्खियों में प्रजनन की क्रिया को कहते हैं, दे दिया था अलैंगिक, लैंगिक। ठीक है, उसके बाद में दे दिया था द्विगुणन विभाजन, और एक दे दिया था नूपिटल फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब उड़ना। क्लियर? इस तरीके से तो याद रखिएगा, मधुमक्खियों में जो प्रजनन होता है उस प्रजनन को हम कहते हैं नूपिटल फ्लाइट। अभी बता रही है क्या है, नूपिटल फ्लाइट प्रकार से इनमें जनन होता है। फ्लाइट माने जानते हैं ना, फ्लाइट आज मेरी है, उड़ना। नूपिटल का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। नूपिटल फ्लाइट का मतलब होता है ऐसे कीट जो उड़ते उड़ते प्रजनन करते हों। ऐसे कीट जो उड़ते उड़ते प्रजनन करते हों उसको हम कहते हैं नूपिटल फ्लाइट। ये कभी भी अपने छत्ते के अंदर प्रजनन नहीं करते हैं मधुमक्खियाँ। ये होता है कि जब रानी मधुमक्खी छत्ते से निकलती है तो नर मधुमक्खी भी निकल जाता है और वहीं पे इनका प्रजनन हो जाता है। और जब प्रजनन होता है तो प्रजनन करने के तुरंत
नर मक्खी जो ड्रोन है मर जाता है, ये तुरंत मर जाता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये अपने लाइफ में सिर्फ एक बार प्रजनन करता है और एक बार प्रजनन करने से तुरंत मर जाता है। क्लियर? दोबारा ये प्रजनन के वो नहीं होगा, इसे से प्रजनन हुआ और ऐसे मरड़ाते हुए गिरेगा ज़मीन पे, मर जाएगा। क्लियर? अच्छा 60 से अच्छा, क्या मधुमक्खियों में लार्वा होते हैं? हाँ होते हैं। तो जब लार्वा होगा तो इसमें कायांतरण भी होगा, कायांतरण की भी प्रक्रिया होगी, अंडे से बड़ा बनना, ये सब कायांतरण की प्रक्रियाओं में से आ जाता है। अच्छा, ये वर्कर्स का मतलब क्या होता है कि ये सब नपुंसक होते हैं। नपुंसक का मतलब ये प्रजनन क्रिया नहीं कर सकते हैं, इम्पोटेंट होते हैं। ये सब नपुंसक होते हैं, ये प्रजनन क्रिया नहीं कर सकते हैं। जितने भी हमारे वर्कर्स होते हैं इम्पोटेंट होते हैं। अब प्रश्न ये पूछा गया है कि ये इम्पोर्टेंट होते क्यों हैं, तो आंसर ये होगा कि हमारी जो रानी मक्खी है वो एक विशेष प्रकार का केमिकल हमेशा निकालती है। उस केमिकल का नाम है अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड। रानी मधुमक्खी अपने शरीर से एक विशेष प्रकार का एसिड निकालती है, अम्ल निकालती है, जिसको अल्फा कीटो ग्लूटैरिक अम्ल कहते हैं। और ये अल्फा कीटो ग्लूटैरिक अम्ल के संपर्क में ये जो सहयोगी मधुमक्खी आते हैं, जब ये इसके संपर्क में, इस एसिड के संपर्क में आएंगे तो ये नपुंसक हो जाते हैं। प्रश्न ये पूछा गया है कि नपुंसक करने वाले रसायन का नाम बताइए। जो मधुमक्खियों के छत्ते में सहसंयोजी होते हैं वो नपुंसक हो जाते हैं, वो किस केमिकल से हो जाते हैं? तो यही केमिकल है। मादा मधुमक्खी इस केमिकल को निकालेगी, इसके संपर्क में सहयोगी जो मक्खियाँ आएंगी वो सब नपुंसक होती चली जाएंगी, वो प्रजनन क्रिया नहीं कर पाएंगी। तो उस केमिकल का यही नाम है अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड। क्लियर हो गया? तो हम लोगों ने मधुमक्खियों के जीवन चक्र के बारे में देख लिया कि इसमें कितनी प्रजातियां होती हैं, प्रजनन कैसे होता है, कौन सा केमिकल निकालता है। अच्छा ये बताइए कि इन तीनों में वो कौन सी मधुमक्खी है जो फूलों के रसों को चूसती है? और फूलों के रसों को चूसती है और चूस करके जो बनाती है उसको हम क्या कहते हैं? रॉयल जेली कहते हैं। इसको रॉयल जेली के नाम से जाना जाता है, शहद को रॉयल जेली। रॉयल जेली, रॉयल जेली के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो कौन इसमें करेगा? जितने वर्कर्स होंगे, सहयोगी। इन सहयोगियों का काम है छत्ते की देखभाल करना, उसमें जो अंडे मर चुके हैं, ख़त्म हो गए हैं, छत्ते से बाहर निकाल के छत्ते को साफ रखना, फूलों से जा कर के रस को चूसना, रस को, पॉलेंस को लेकर के आना। क्लियर? और रॉयल जेली बनाना, शहद बनाना, ये सब काम जो है वर्कर्स का है, बाकी किसी का नहीं काम है। तो बेचारा मर ही चुका है, इसका तो कोई काम ही नहीं है, क्वीन मक्खी तो रहेगी ही। क्लियर? तो सबका अपना अलग अलग फंक्शन है। अब अगर हम बात वर्कर्स की करें, सहयोगी की करें, तो सहयोगी में भी कई प्रजातियां आ जाती हैं। जैसे ये जो सहयोगी मक्खी है, तो सहयोगी का मतलब क्या हुआ? सहयोग करने वाले तो बहुत सारे हैं, तो उसमें सबका अलग अलग काम बांट दिया गया। ये तुम आया का काम करना, तुम नर्स का काम करना, बात सुनी होगी। आया का मतलब पोछा ओछा लगा देना, ठीक है। नर्स का मतलब थोड़ा कोई खराब वराब होगा सुई हुई लगा देना। तो ये सहयोगियों में भी कई लोग, सबका काम बटा होता है। कुछ मधुमक्खियाँ आया का काम करती हैं। आया का मतलब जो छोटे छोटे बच्चे नहीं होते हैं इनके, उनकी देखभाल करती है, ठीक है। और जो हमारे नर्स मधुमक्खी होती है, नर्स, वो मधुमक्खी का काम है कि कौन बीमार पड़ रहा है, कौन अंडा खराब हो रहा है, कौन बच्चा खराब हो रहा है, बीमार पड़ रहा है, उसको जल्दी बाहर निकालो नहीं सबको इन्फेक्टेड कर देगा। क्लियर? तो ये सहयोगियों में भी कई होती हैं, आया भी होती हैं, नर्स भी होती हैं, डॉक्टर भी होता है। आला वाला लगा के खड़ा रहेगा, मतलब ऐसा नहीं रहेगा, जस्ट लाइक किडिंग। मधुमक्खी की छत्ते में देखो कहाँ आला लगाया पता चला अब आला ढूंढने निकल और नर्स को बताया मतलब इंजेक्शन देखने निकल गए, कहाँ इंजेक्शन लेके खड़ी है। कि तो इट्स जस्ट लाइक अ किडिंग, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, ऐसा नाम दिया गया है कि जो उनका काम होता है वही इनका काम होता है। अच्छा, बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी हैं जिनको हम कीटों में ही अध्ययन कर लेते हैं, इसी में ही अध्ययन कर लेते हैं कि जो मनुष्यों के शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं।
और बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो मनुष्यों के शरीर में मनुष्यों के लिए फ़ायदेमंद भी हो जाते हैं, लाभदायक भी हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम अगला देखें, बीमारियां, डिजीजेज कॉज्ड बाई इंसेक्ट्स, डिजीजेज कॉज्ड बाई इंसेक्ट्स, या इसी को हम कह करके सूक्ष्म जीव कह दे रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह दे रहे हैं, सूक्ष्म जीव कह दे रहे हैं। क्लियर? अब इसमें इंसेक्ट्स भी देख लो। अच्छा, कुछ इंसेक्ट कीड़ों का नाम बताइए जो पौधों में जो है विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हों। जैसे गन्ने का आपने रोग देखा, पायरीला कर देता है। ठीक है, तंबाकू की पत्तियों में चकत्ता रोग उत्पन्न कर देता है। वायरस होता है, वो एक विषाणु होता है, वायरस होता है जो तंबाकू के पत्तियों में चकत्ता रोग उत्पन्न कर देता है, वो वायरस होता है। और उस वायरस का क्या नाम है जो तंबाकू की पत्तियों में चकत्ता रोग उत्पन्न करता है? उसका नाम है TMB। इसका पूरा नाम है टोबैको, टोबैको माने तंबाकू, मोज़ैक, मोज़ैक का मतलब धब्बा, वायरस माने विषाणु, टोबैको मोज़ैक वायरस। ये जो वायरस होता है, विषाणु होता है, तंबाकू की पत्तियों में मोज़ैक, मोज़ैक का मतलब धब्बा, चकत्ता बना देता है, जिससे वो तंबाकू की पत्तियां खराब होने लगती हैं। इसलिए बार बार दवा ववा का छिड़काव तंबाकू के पौधों पे किया जाता है। तो तंबाकू की पत्तियों में जो चकत्ता रोग उत्पन्न करता है उसको TMB कहते हैं। ये एक वायरस है, टोबैको मोज़ैक वायरस, इसका पूरा नाम है टोबैको मोज़ैक वायरस। तो ऐसे बहुत प्रकार के कीड़े भी हैं जो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं। इवन मनुष्यों में भी रोग उत्पन्न कर देते हैं, पौधों में भी रोग उत्पन्न कर देते हैं। जैसे हमने बहुत सारे कीट का नाम बताया कि कुछ कीटें अगर हमें काट लेती हैं तो क्या हो जाता है? चकत्ते पड़ जाते हैं। हमारे जो सर पे जूं होता है वो बाह्य परजीवी होता है, रक्त पे डिपेंड रहता है, विभिन्न प्रकार की खुजलियाँ उत्पन्न कर देता है। खटमल है, खटमल भी तो एक कीट है जो मनुष्यों में बहुत प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर देता है। अगर खटमल आपको काट लिया है तो आपको टाइफाइड होने के चांसेस हैं, टाइफाइड भी हो सकता है बाद में चल करके। ठीक है, तो खटमलों से भी विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के कीड़े भी हैं जो विभिन्न प्रकार के मनुष्यों में रोग उत्पन्न कर देते हैं। सूक्ष्म जीव, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो मनुष्यों में रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो आइए, अच्छा, सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं उनको मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। एक को हम कहते हैं कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो डायरेक्टली मनुष्यों के शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं, और दूसरे ऐसे रोग होते हैं जो सूक्ष्म जीव के माध्यम से नहीं होते हैं। बॉडी में, हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ी हो जाती है उसके माध्यम से होते हैं। जैसे अस्थमा, सांसों का फूलना, क्या एक सूक्ष्म जीव से ये रोग है? नो। क्लियर? ब्लड प्रेशर नहीं है। क्लियर? तो ऐसे हमारे शरीर में हाइपरटेंशन नहीं है, इसमें कोई सूक्ष्म जीव नहीं है। बॉडी की एबनॉर्मेलिटीज से ये डिजीजेस कॉज हो रही हैं, लेकिन हम यहाँ पे उसकी अध्ययन नहीं करेंगे, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे। तो आइए, सूक्ष्म जीवों में हम सबसे पहला एक जीव लेते हैं, उसका नाम है जीवाणु, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया, जीवाणु तो एक प्रजाति, एक वंश है, इसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं। क्लियर? तो आइए इस जीवाणु से होने वाले कुछ डिजीजेस के नेम जान लेते हैं। डिजीजेस, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो लीजिए भैया, कॉलरा का नाम सुना होगा, कॉलरा हो गया। टाइफाइड, टाइफाइड का नाम सुना होगा। क्लियर? और बताइए कौन सा रोग सुना है? ये जो हमारा कॉलरा रोग है, ये तो एक जीवाणु से होता है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि वो किस जीवाणु से होता है, उस जीवाणु का नाम बताइए। ठीक है, तो जो कॉलरा बीमारी होती है वो विशेष प्रकार के जीवाणु से होती है, उसको हम क्या कहते हैं? जैसे एक रोग हमारा टिटेनस, टिटेनस जानते हैं ना, लग उग जाता है, हाथ उत में कांटे लग जाते हैं, लोहा हुआ लग जाता है तो टिटेनस हो जाता है, वो भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जैसे कॉलरा, तो इस जीवाणु का नाम है विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो, ये विब्रियो इसकी वंश है, कॉलेरी इसकी प्रजाति है, कॉलेरी ये इसका जीनस है और ये इसकी स्पीसीज है, प्रजाति है। तो विब्रियो कॉलेरी मनुष्यों में कॉलरा रोग उत्पन्न कर देता है। टाइफाइड जो बीमारी है वो किस जीवाणु से होती है? तो टाइफाइड जो जीवाणु से होती है, उस जीवाणु का अलग नाम है,
उस जीवाणु को कहते हैं साल्मोनेला। साल्मोनेला, ये साल्मोनेला एक वंश है। टाइफी, इसी टाइफी से बन गया है टाइफाइड, इसी टाइफी से बन गया टाइफाइड। तो टाइफाइड जो बीमारी है वो जीवाणु से होती है जिसको साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। अगला है टिटनस। तो इस जीवाणु का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, इसी टिटैनी से बन गया टिटनस। तो ये क्लॉस्ट्रीडियम इसकी वंश है और इसकी प्रजाति है। तो इस प्रकार से विषाणुओं के माध्यम, जीवाणुओं के माध्यम से रोग होता है, लेकिन अलग अलग जीवाणु अलग अलग रोग उत्पन्न करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे। तो कभी कभी ये उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का नाम पूछ लेता है कि कॉलरा रोग किस बैक्टीरिया से होता है। तो विब्रियो कॉलेरी, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है, टिटनस क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी से होता है। टीबी नाम सुना है? टीवी, वो देखने वाला नहीं, टेलीविज़न। ये टी, ये बी फॉर बॉल वाला रहेगा। ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया कहते हैं ना, ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हैं टीबी। अच्छा, ये भी एक बैक्टीरिया से होता है और उस बैक्टीरिया का पूरा नाम है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम ये इसका वंश है, इसकी प्रजाति होगी ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस। तो टीबी रोग जो होता है वो भी एक जीवाणु से होता है, उस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ऐसे बहुत प्रकार के हमारे शरीर में रोग हैं जो जीवाणुओं के माध्यम से होते हैं। अच्छा, विषाणुओं के से होने वाले रोग का नाम बताइए। वायरस से, एक तो कॉमन चल ही रहा है कोरोना, कोरोना वायरस तो कॉमन ही चल रहा है, और प्लेग, हाँ प्लेग शी इज राइट। प्लेग तो हमारा विषाणुओं से होने वाला रोग है, और एड्स विषाणुओं से होने वाला रोग है, पोलियो विषाणु से होने वाला रोग है, क्लियर। और सर्दी जुखाम बुखार वायरल फीवर जो चढ़ जाता है, कॉमन कोल्ड जिसको कहते हैं, ये भी विषाणुओं से होने वाला रोग है। तो विषाणुओं से भी विभिन्न प्रकार के रोग मनुष्यों में उत्पन्न हो जाते हैं अलग अलग। अच्छा, एक प्रश्न ये है कि जब कुत्ता काटता है तो आदमी को हाइड्रोफोबिया बीमारी हो जाती है। हाइड्रोफोबिया बीमारी हो जाती है तो वो कौन सा वायरस मनुष्यों में इंजेक्ट कर देता है? रेबीज़ वायरस, रेबीज़ वायरस, क्लियर। यानी कुत्तों के काटने से हमारे शरीर में रेबीज़ वायरस चला जाता है, क्लियर। और उससे जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम है हाइड्रोफोबिया बीमारी, क्लियर। तो बहुत से बच्चे हम लोगों से पूछे कि सर जब इस बीमारी का नाम है हाइड्रोफोबिया, यही बीमारी का नाम है, याद रखिएगा, कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया हो जाता है, तो उन बच्चों ने क्या किया कि इसको दो शब्दों में तोड़ दिया। सही काम किया, क्योंकि हाइड्रो का मतलब केमिस्ट्री की भाषा में जल होता है, वाटर होता है, और फोबिया का मतलब होता है डर, या फोबिया का मतलब होता है अवे फ्रॉम वाटर, डर से भाग जाना, जल से भागना। तो बहुत लोग कहते हैं जिसको कुत्ता काट लेता वो पानी से डरते हैं क्या? क्योंकि भाई इस हिसाब से उन्होंने तोड़ दिया। अब इसके मतलब हो गया वाटर और इसके मतलब हो गया डर, तो क्या वो पानी से डरेगा? ऐसा नहीं है, उसका रोग का नाम है हाइड्रोफोबिया, क्लियर। बहुत लोगों की एक और भी कंट्रोवर्सी होती है कि सर अगर कुत्ता काट लिया है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो कुत्ते की तरह भौंकता है, बार्किंग करता है। ऐसा गांव में मैंने सुना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कुत्तों की तरह। हाँ, अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो वो जगह इन्फेक्टेड हो जाएगा, उसमें बाहरी बैक्टीरिया भी और अदर वायरस भी अटैक कर देंगे और उस पर्टिकुलर एरिया को सड़ाएंगे, और सड़ा करके उसमें कीड़े भी पैदा हो सकते हैं, बड़े बड़े कीड़े भी हो सकते हैं, और वो कीड़े क्या करेंगे, पूरे पैर को सड़ा देंगे, क्लियर। तो इस प्रकार से हाइड्रोफोबिया का यहाँ पानी से कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में देख लिया। अच्छा, आपने एक चीज़ और देखा कि मलेरिया रोग किससे होता है? बढ़ा चुके हैं, मलेरिया मच्छर से होता है। मलेरिया रोग मच्छर से तो नहीं होता है। मलेरिया रोग जो होता है वो प्लाज्मोडियम से होता है, पढ़ाए हैं। मलेरिया रोग एक प्रोटोजोआ से होता है, और उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। जो मच्छर है, मादा एनाफिलीज मॉस्किटो, वो इस रोग को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती है, क्लियर।
ये चीज़ क्लियर होगी, ये चीज़ बताया जा चुका है। अच्छा, एक मच्छर और भी होता है, उस मच्छर का नाम है एडीज़, नाम सुना होगा, एडीज़ मॉस्किटो। क्लियर? तो बताइए वो कौन सा मच्छर है जिसको टाइगर मॉस्किटो कहते हैं? टाइगर मॉस्किटो, ये एडीज़ है, याद रखिएगा, इसी एडीज़ को हम टाइगर मॉस्किटो कहते हैं। टाइगर मॉस्किटो, मॉस्किटो, टाइगर मॉस्किटो, तो यही हमारा है। अच्छा, एक क्यूलेक्स होता है, एक मच्छर क्यूलेक्स भी होता है। क्लियर? वो भी विभिन्न प्रकार के रोग मनुष्य में उत्पन्न कर देता है। अब हम अगर मक्खियों की बात करें तो एक विशेष प्रकार की मक्खी है जो निंद्रा रोग उत्पन्न कर देती है। साउथ अफ्रीका के जंगलों में वो मक्खी पाई जाती है, उसको हम, मक्खी का नाम है सीसी फ्लाई, टी साइलेंट होता है, सी फ्लाई। ये वहाँ के लोगों में एक विशेष प्रकार का रोग उत्पन्न करती है, उसको हम कहते हैं निंद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस रोग उत्पन्न कर देती है। क्लियर? अच्छा, एक और मक्खी होती है, उस मक्खी का नाम है सैंड फ्लाई। एक मक्खी और होती है, उस मक्खी को हम कहते हैं सैंड फ्लाई, सैंड मक्खी। वो मनुष्यों में काला अजार नामक रोग उत्पन्न कर देती है, काला अजार नामक रोग उत्पन्न कर देती है। अब प्रश्न ये है, काला अजार क्या है? हाँ, काला अजार ये है कि जब इससे हमारा शरीर इन्फेक्टेड होगा, संक्रमित होगा, तो हमारे शरीर पे लाल लाल चकत्ते बन जाएंगे, लाल लाल दाने बन जाएंगे, उसी को हम कहते हैं काला अजार। क्लियर? और वो भी एक मक्खी के माध्यम से होता है जिसको हम सैंड फ्लाई मक्खी कहते हैं। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें? स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, सैंड फ्लाई किससे होता है? अच्छा बताइए, मलेरिया रोग किससे होता है? अभी हमने डिस्कस किया है, प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग होगा, और इसकी मादा एनाफिलीज जो मच्छर होगी वो इस रोग को एक शरीर से दूसरे रोग शरीर में ले जाएगी, वाहक की तरह काम करती है। अच्छा, तो जब मादा एनाफिलीज मच्छर होगी तो नर एनाफिलीज मच्छर भी होगा, क्योंकि ये मच्छर जो होते हैं ये लिंगी होते हैं, नर और मादा अलग अलग होते हैं। तो मादा एनाफिलीज का ही नाम क्यों आता है कि ये वाहक की तरह काम करती है, नर का नाम क्यों नहीं आता है? कुछ आइडिया है? चलिए हम बताते हैं आपको। मादा की जो लार ग्रंथि होती है, उस लार ग्रंथि इस प्रकार से संरचित होती है कि जब वो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है, कोई भी संक्रमित व्यक्ति को काटता है, तो उसके अंदर जो प्लाज्मोडियम के अंडाणु होते हैं, उस रक्त के साथ वो प्लाज्मोडियम के अंडाणु भी उसके लार ग्रंथि में आ जाते हैं। और वो जब किसी हेल्दी पर्सन को काटती है तो उसके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो इंजेक्ट करती है और उसके अंडाणु को उसमें निकालने की भी टेंडेंसी होती है। लेकिन जो नर एनाफिलीज होगा वो किसी को बाइट तो करेगा, क्लियर, और उसके अंडाणु को भी अपनी लार ग्रंथि में लेगा, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति में पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, दूसरे व्यक्तियों में या हेल्दी पर्सन में उसके अंडाणु को नहीं डाल पाता है। नेचुरली उसकी बनावट ही ऐसी होती है, इसीलिए यहाँ मादा एनाफिलीज मच्छर का नाम आता है, नन एनाफिलीज मच्छर का नाम नहीं आता है। तो आई थिंक टुडे आज इतना ही रहने देते हैं। ओके, तो इट इज़ टू मच फॉर टुडे एंड द रेस्ट पार्ट वी विल स्टार्ट टुमारो। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे।